सुबह खैर, सलाम सुबह। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जागो लाहौर और मैं हूं आपके साथ सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। जबरदस्त सा वीकेंड गुजार कर घर में खूब रेस्ट करके मैं हफ्ता भर आपका साथ देने के लिए वापस आ चुकी हूं। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, तीसरा रोजा है आज और आप सबके रोजे भी बिल्कुल मेरी तरह अच्छे ही चल रहे होंगे, लेकिन दूसरी जानिब रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही महंगाई का खौफनाक हमला हो चुका है। लीमू ही की बात कर लीजिए, रोजों से पहले ही लीमू की कीमत 220-50 रुपए किलो के दरमियान थी, लेकिन पहले ही रोज लीमू की कीमत ने ऐसी फ्लाइट ली है कि 450 तक जा पहुंची है, जिससे गरीब बंदा तो परेशान है ही, साथ ही मतवसत तबका भी सर पकड़े बैठा है। प्रोग्राम में हम अशिया ज़रूरिया की कीमतों में उतार चढ़ाव पर मजीद बात भी करेंगे और एकदम इतनी महंगाई बढ़ने की वजूहात क्या हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी मुझे आपको बताना है कि तेज रफ्तारी हमेशा खतरनाक साबित होती है और किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। आज आपको ऐसे ही एक हादसे की बयां किया गया है। अब बात करते हैं जी माह रमजान में सेहत की। माह मुबारक रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है। मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल बीमारियों को भी सेहतमंद रख सकता है। शुगर, आर्ज़े कल्ब और ब्लड प्रेशर के मरीज भी रोजे रख सकते हैं। माहिरीन सेहत कहते हैं कि रोजे के लिए अपने मौलिद से जरूर रजू कर लेना चाहिए। डिटेल्स हम जान लेते हैं बिलाल चौधरी की रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतें रूहानी के साथ साथ रोज़ा जिस्मानी तौर पर भी अनगिनत फ़ायदे का हामिल है। तिबी माहिरीन कहते हैं रोज़ा रखने से वजन में कमी लाकर शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के इमराज पर काबू पाया जा सकता है। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि ज़ियाबीतस के मरीजों को इंसुलिन और दवाओं की मिकदार रमजान के लिहाज से मुताबिकत रखने के लिए अपने मुआलजिन से मशवरा करना चाहिए। माहिरीन ग़िज़ाइयत से मशवरा करें ताकि बगैर किसी दुश्वारी के रोज़ा रख सकें। जो इंसुलिन ले रहे हैं बच्चे या बड़े और इंसुलिन के साथ वो बाकी दवाइयाँ भी ले रहे हैं, वो भी ईजीली रोज़े रख सकते हैं, सेफली रख सकते हैं। और जो खौफ होता है कि रोज़े के दौरान उनकी शुगर लो हो जाएगी, ऐसा नहीं है कोई मामला। सिर्फ उनको चाहिए ये कि अपने मौले से एक दफ़ा डिस्कस कर लें। सिर्फ थोड़ी सी इंसुलिन एडजस्ट करनी पड़ती है। प्रोफेसर जावेद अकरम ने कहा कि रमजान में दिल के आर्जा में मुब्तला मरीज फौरी सिगरेट नोशी तर्क कर दें। सहरी के औकात में खाना कम और पानी ज्यादा पिए ताकि खून गाढ़ा ना हो। सिगरेट एक ऐसी चीज़ है कि जहर है जो कम अभी भी कई हार्ट के मरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा हार्ट के जो मरीज़ हैं उनके लिए एक भरपूर फ़ायदा है रमज़ान में कि वो अपना 3 से 4 किलो वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन मेरी फिर यही गुजारिश होगी कि हार्ट वाले मरीज़ हमारे बहन भाई ज़रूर रखें, भरपूर रखें, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि खोलना किस चीज़ से है। सुन्नत के मुताबिक खोलें, भूख रख के खोलें। रमज़ानुल मुबारक में सहरो अफ्तार के औकात में मुतदिल और मुतवाज़िन ग़िज़ा के इस्तेमाल से बीमारियों से बचा जा सकता है। रमज़ान को खाने पीने का त्यौहार समझने की बजाय अगर इसकी रूह के मुताबिक गुजारा जाए तो ना सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होती है बल्कि बेशुमार रूहानी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। कैमरामैन सुल्तान के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है कि बीमार अफराद भी रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अपने मौलिद से मशवरा करना ज़रूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि रोज़ा हम अल्लाह ताला के लिए रखते हैं और वही मदद करता है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ करिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप सबका बुनियादी मसला कि आज क्या पकाएं, क्या खाएं, कोई ऐसी चीज़ घर में पक जाए कि जो कि जेब पर बोझ भी ना बने और इफ्तारी का दस्तरखान भी अच्छा सा बन जाए। इन हालात में शहरियों के लिए यकीनी तौर पर एक मुश्किल सूरत हाल है और उसके बाद देखा गया है कि रमज़ानुल मुबारक का जैसे ही आगाज़ हुआ है महंगाई का एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। लीमू की बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के इंट्रो में भी मैंने बात की थी कि जो पहले 220-50 रुपए के दरमियान में बिकता था, अब उसकी तकरीबन कोई कीमत 450 रुपए तक पहुंच गई है। क्या वजह है, एकदम से महंगाई इतनी क्यों हो गई है? क्योंकि इस बार तो गवर्नमेंट की जानिब से कोई सब्सिडी अनाउंस नहीं की गई। रमज़ानुल मुबारक के आते ही जो रमज़ान बाजार लगते हैं वो भी नहीं लगाए गए। तो फिर ये मसनूई महंगाई है या सच में चीज़ें इतनी ज़्यादा इनकी जो सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो चुकी है कि मार्केट में महंगाई बढ़ती जा रही है? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदगार लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी और जाहिद आबिद। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जाहिद साहब, आप अक्सर ही मंडियों
मंडियों में होते हैं या फिर मुख्तलिफ शॉप्स पे होते हैं, हमें ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है, लीमू तो है ही, साथ में और कौन सी अशिया हैं जो कि बहुत ज़्यादा महंगी हो? इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त जो महंगाई है वो यकदम जंप की है, और ये तो पहली दफ़ा नहीं हुआ। इधर रमज़ान शुरू होता है, उधर महंगाई साथ ही शूट कर जाती है। ठीक। एक जो बेसिक चीज़ बताई जाती है वो तो वही डिमांड एंड सप्लाई के यकदम डिमांड में इजाफा होता है जिसका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन लाजमी तौर पर इसमें मिसमैनेजमेंट चीज़ें बहुत सी होती हैं। मतलब जैसे आपने लीमू की बात की है, लीमू आज से तकरीबन कोई महीना डेढ़ महीना पहले 60 रुपये 70 रुपये आम दुकानों पे दस्तयाब था और कोई लेने वाला नहीं था। अब पॉलिसी सालों का ये काम है जो मैनेज कर रहे हैं चीज़ें कि अगर उसको 60 रुपये या 70 रुपये किलो मिल रहा है तो उसे किस तरह मैनेज करके लेके आना रमज़ान में कि ये चलो 60-70 की बजाय 80 रुपये मिल जाए, 90 रुपये मिल जाए, कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए। अब ये जो 500 रुपये किलो मिल रहा है या 450 रुपये किलो मिल रहा है लीमू, इसकी तो कोई तोजी पेश नहीं की जा सकती। साहब, आपने कहा कि ये डिमांड सप्लाई में जब गैप आता है, फ़र्क आता है या फिर डिमांड बढ़ जाती है, तो क्या ऐसा है कि दुकानों पे किसी दुकान पे लीमू दस्तयाब है, ज़्यादातर नहीं है? क्योंकि अगर सप्लाई डिस्टर्ब है तो फिर कहीं कहीं लीमू नज़र आना चाहिए, हर दुकान पे नहीं अवेलेबल होना चाहिए। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि लीमू हर जगह दस्तयाब है। कोई दुकान ऐसी नहीं है जिसपे लीमू ना हो, ठीक। लेकिन खरीदार इतने ज़्यादा हैं कि वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक थोड़ा सा एक समाजी रवैये भी होते हैं कि अगर एक चीज़ महंगी है तो लोग उसकी ख़रीदारी तर्क कर देते हैं या छोड़ देते हैं। लेकिन उसका आप अल्टरनेट क्या लेंगे? मतलब स्कंजबीन अगर आपने पीनी है अफ्तारी में किसी और चीज़ की तरफ जाएंगे, वो भी तकरीबन इतनी महंगी पड़ेगी आपको। किसी आर्टिफिशियल, स्पेशली लीमू का कहा जाता है कि जो आपकी बॉडी की नमकियात है वो किसी आर्टिफिशियल लिक्विड की बजाय आप तरजीह देंगे कि चलो लीमू ही चाहे महंगा है लेकिन कुछ है तो सही, इसमें एक कुदरती चीज़ है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। बाकी अब तमाम चीज़ें आप देख लें, मतलब सवाई इस वक्त टमाटर के, प्याज, आलू, और ये इस वक्त 70-80 रुपये किलो से कम नहीं है कोई चीज़ भी। तो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें, और ये कोई अचानक नहीं आती चीज़ के एक जब कोई ऐसा काम हो गया कि जिससे इंतजामिया को पता नहीं चला और यकदम ये चीज़ें शूट कर गई। हर किसी को पता है कि इस तारीख से रमज़ान मुबारक शुरू होना है और इस तारीख से हमने क्या मैनेज करना है। अब वो पता नहीं ठंडे कमरों में क्या हो रहा है, क्या नहीं होता, बस वो सिर्फ ये छुरियां तेज करके बैठते हैं कि नई रेड लिस्ट तैयार कर ली, एक प्रेस लिस्ट तैयार कर ली, आज हमने इतने छापे मारे हैं, इतने लोगों को पकड़ा, इतनों को जुर्माना किया। मतलब असल जो रूट काज है जिसकी वजह से महंगाई हो रही है उसकी तरफ नहीं आज तक, वो भी अभी जाहिद साहब उस पर भी बात करते हैं कि वजह क्या है कि हर साल ही ऐसा होता है कि रमज़ानुल मुबारक आता है और महंगाई का जिन भी बोतल से बाहर आ जाता है। खैर सारा साल ही अब्दुल कादिर महंगाई तो रहती है, लेकिन रमज़ान में स्पेशल बहुत ज़्यादा हो जाती है। खुश्क मसाला जात की इस वक्त क्या सूरत हाल है, चीनी, आटा वगैरह? बिल्कुल, अगर इसमें जो है वो चीनी की बात की जाए तो चीनी जो है वो तकरीबन 82 से 85 रुपये फ़ी किलो तक है। उसकी भी एक वजह यह है कि ओपन मार्केट में चीनी अगर नहीं बढ़ी है तो जो यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे चीनी पर सब्सिडी जो है वो हुकूमत की जानिब से दी गई 68 रुपये फ़ी किलो तक दी जा रही है। अगर दीगर दालों वगैरह की बात की जाए तो दाल चना जो है वो भी इस वक्त 160 से 180 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह दाल मूंग जो है वो 300 रुपये। कोई ऐसी दाल नहीं है जो एक आम शहरी ये कह दे कि मैं 60-70 रुपये किलो में फ़रोख्त जो हो रही है वो ख़रीद लूँ। सबसे सस्ती जो दाल है वो सफ़ेद चना ही है जो इन दालों में आता है, वो भी 130 से 140 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। दाल मूंग जो है वो दाल मूंग धुली की बात की जाए तो 350-450 तक जो है वो जा रही है। दाल माश जो है वो भी 300 रुपये तक है। असल चीज़ जो है वो ये है कि जो दालें हैं उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो कभी भी कंट्रोल नहीं हुकूमत से रहा कि किस तरह इसको कंट्रोल किया जाए। जो सरकारी रेट लिस्ट दी जाती है, चाहे डिप्टी कमिश्नर की रेट लिस्ट, तो चाहे वो सब्जियों पे हो, चाहे वो दालों पे हो, फलों पे हो या वो प्रॉपर्टी पे हो, उस पर कभी भी अमल दरामद नहीं होता डिप्टी कमिश्नर की रेट लिस्ट पे। सिर्फ जो स्टोर्स पे डीसी काउंटर्स मौजूद हैं, वैसे अभी स्टोर्स पे होते हैं लेकिन वो आजकल जो है उस पर भी कोई किसी किस्म का जो है पूछताछ नहीं हो रही। उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि मार्केट्स जो हैं वो सारी बंद हैं और थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसलिए रिलीफ दिया गया है कि जो है वो ये है कि जुर्माने वगैरह कर दिए जाते हैं कि वो जैसे जाहिद साहब ने कहा कि छापे मारे हैं, चालान कर दिया, जुर्माना कर दिया, लेकिन उस जुर्माने का जो फ़ायदा है वो मुझे तो नहीं है ना। ठीक है जाहिद साहब, अब हमें बताइए रीजंस क्या है महंगाई की इतनी होने की? महंगाई के जो 3-4 आइटम हॉट केक होते हैं हर रमज़ान मुबारक, आलू, प्याज,
टमाटर इस दफ़ा सीज़न क्योंकि थोड़ा सा बेहतर आ गया, पहले आ गया। टमाटर ने पहले जो बहुत टफ टाइम, हाँ टमाटर ने पहले बहुत टफ टाइम दिया। हाँ। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें हमें जो लैक करती चीज़, जैसे हम एक लीमू जैसे मॉडल के तौर पे हम उसे बहस कर रहे हैं कि जिस वक्त ये 60 रुपये किलो था, अगर प्राइवेट लोग उसे ज़ख़ीरा कर सकते हैं, उठा के स्टोरों में रख सकते हैं, तो क्या हुकूमत कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बना सकती कि जिसको 60 रुपये किलो और पता है कि 1 महीने बाद इसने 400 रुपये किलो में बेचना है, प्राइवेट जो सरमायाकार है, तो वो अपने कोई 2-4 स्टोर 6 स्टोर ऐसे नहीं रख सकती कोल्ड स्टोरेज कि वहाँ पर अपने लीमू रखे हो, जिस वक्त मार्केट डिस्टर्ब होने लगे वहाँ से लीमू निकाल के मार्केट में ले आए। सरकारी नामों पर अमल दरामद तो हो नहीं रहा, अब ये स्टोर्स कहाँ से बनाएंगे? हाँ वो आज मेरे ख्याल 280 रुपये रेट निकाला है लीमू का, 280 रुपये। अब कोई और मार्केट में और जिले इंतजामिया कोई बहुत तीर मारेगी तो 280 भी अमल दरामद करवा लेगी ना, इससे नीचे तो कम नहीं करवा सकती। और मेरा नहीं, और मार्केट में 450 या 500 रुपया 100 रुपये पाव से कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। 100 रुपये तो बड़ी थोक मार्केट है, वहाँ पर 100 रुपये पाव है। कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं है, कहीं नजर आ रहे हैं कोई कार्रवाइयाँ, कोई छापे? ये आप चाहे हर दुकान पे एक पुलिस वाला खड़ा कर लें, जब तक पीछे से आप उसकी असल वजह नहीं ख़त्म करेंगे, सप्लाई नहीं बढ़ेगी चीज़ की, या तो चीज़ गायब हो जाएगी या चीज़ महंगी बिकेगी। इसकी 2 ही रीज़न है कि आप अगर सख्ती करेंगे तो चीज़ गायब हो जाएगी, वो मार्केट में आएगी नहीं। अगर तो आप उसे करेंगे, अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे लीमू आगे नज़र आएगा कि अब इसकी डिमांड ख़त्म हो जानी है, वैसे वैसे सस्ता होना शुरू हो जाएगा। लोगों को पता है कि हमने 30 रमज़ान मुबारक तक इसे निकालना है, सारा जो स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है। पिछले दिनों अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी वाला एक्ट आया एक, उससे लग रहा है ऐसा रहा था कि पता नहीं अब कल से यहाँ पे फरावानी हो जाएगी, ऐसे ढेर लगे पड़े होंगे, स्टॉक से निकाल के ले आएंगे लोग। ये सिर्फ कानून साजी से चीज़ें नहीं चलती जब तक इम्प्लीमेंटेशन और उनकी जो असल वजूहात हैं, जो आपकी महकमा ज़राअत है, मतलब उससे आउटपुट अब क्या दे रहा है, वो आपको क्या बता रहा है कि आज से 10 साल पहले टमाटर की फी एकड़ पैदावार पाकिस्तान में क्या थी, आज हमने क्या कर दी है, प्याज की क्या थी, हमने क्या कर दी। आबादी कितनी बढ़ी है, जरूरत लीमू अब ऐसा पौधा है कि वो घरों में जो लीमू लगे होते हैं जिसकी कोई केयर नहीं होती, वहाँ पर ऐसे भरा पड़ा होता है कि उसके आप बाग नहीं लगा सकते। आप लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते कि लीमू के बाग लगा लें। और फिर हमारे यहाँ मौसम इतना अच्छा है, जमीनें बहुत ज्यादा जरखेज हैं, ज़राई मुल्क है, हर तरह का मौसम अल्लाह ताला ने हमें नवाज दिया है, तो बस थोड़ी सी प्लानिंग की कहीं ना कहीं फुकदान नजर आता है। अब्दुल कादिर, ये बताइए कि रमज़ान बाजार तो लगे नहीं हैं, अब सस्ता स्टोर, यूटिलिटी स्टोर जो कि आवाम के लिए एक आखिरी ऑप्शन रह गया है, वहाँ की क्या सूरत हाल है? क्या चीज़ें मुकम्मल हुई, रैक्स भरे वहाँ के? अच्छा, उस पर ये जिस तरह आपने बताया कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगे, रमज़ान बाज़ार जो है अमूमन जो है वो रमज़ान से तकरीबन कोई 1 हफ़्ता पहले लग के फ़ाल हो जाते हैं और लोग जो है उसमें रमज़ान की ख़रीदारी करते हैं। सब्सिडी और अशिया की कीमतें वगैरह जो हैं वो सब कुछ तय हो जाती हैं। आज तीसरा रमज़ान है, रमज़ान बाज़ार जो है वो तो नहीं लगे, तो उसका जितना भी बर्डन था, वो रमज़ान बाज़ार का जितना भी वो गाहक था, वो सारा यूटिलिटी स्टोर की तरफ गया है। और यही वजह है कि यूटिलिटी स्टोर इंतज़ामिया की जानिब से जब उनसे बात की जाए, वो कहते हैं कि तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर लाहौर ने अगर अपनी सेल जो है वो 7 से 8 करोड़ रुपया महीने की है, लाहौर ने अमूमन आम हालात में, ये लॉकडाउन में क्या हुआ है कि वो 1 अरब तक चली गई है, उससे भी क्रॉस कर गई। इसी तरह जो आटे की सप्लाई है वो यूटिलिटी स्टोर पे, किसी स्टोर के ऊपर जो 60-70 थैले रोजाना जाते थे वो सारा दिन पड़े रहते थे, तो फिर बिकते थे। अब आटे की जो सप्लाई है वो भी डबल कर दी गई। इसके साथ साथ जो बाज़ार में जो मिर्च मसाला जात जो हैं वो भी यूटिलिटी स्टोर जो है वो खुद से टेंडर करके ख़रीद के अपनी पैकिंग में वो फ़रोख्त करते हैं। अब ये यूटिलिटी स्टोर के जो मसाला जात हैं उसकी भी कमी आना शुरू हो गई, या दालें जो हैं वो इनसे पूरी नहीं हो रही। वो जिस तरह हम जो जाहिद साहब ने बताया कि मिस मैनेजमेंट जो है ना, वो अब ये यूटिलिटी स्टोर को बहुत अच्छी तरह पता है कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगे। अब एक जो आम रोज़ादार या सारिफ है उसने सस्ती या सब्सिडाइज अशिया ज़रूरियात रेट कह लें आप, सब्सिडाइज नाम है, कंट्रोल रेट खरीदने के लिए उसने एक ही उसके पास ऑप्शन है और वो है यूटिलिटी स्टोर। और यूटिलिटी स्टोर पे ही जो है वो अशिया ज़रूरिया की किल्लत रहेगी। अब खजूर यूटिलिटी स्टोर पे मौजूद नहीं है, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मतलब रमज़ान पैकेज दे दिया। अब्दुल कादिर, इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जी सीनियर तज्ज़ियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ के साथ ही अक्सर हम देखते हैं कि रमज़ान बाजार लग जाते हैं, सब्सिडी मिलती है, आवाम को थोड़ी सी कोई ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन
जो आम मार्केट है वहां पर कीमतें आसमान से बातें करी हैं, सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद ना होने के बराबर रह गए हैं। देखो मैं तो इस पर यही से कहूँगा कि सारा सिस्टम ही खत्म हो गया ना, कि आप किसी चीज पे भी काबू नहीं कर सके। आप कीमतों पे काबू नहीं कर सकते, आप लोगों को लॉकडाउन पे मजबूर नहीं कर सकते, आप लोगों को ये मजबूर नहीं कर सकते कि वो मास्क ही पहनना है, मास्क ही पहनना है, बाकी तो छोड़ें। फिर रियासत क्या कर रही है? रियासत के जो इदारे हैं वो क्यों हैं, इसलिए हैं। इतने लाहौर में असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इतनी यहाँ पे कमेटियां बनाई गई हैं, वाइस कंट्रोल कमेटी। सवाल तो हमें करने का फ्री हक तो होता है ना कि वो क्या कर रही हैं। तो जवाब में ये वो कहते हैं कि जी आप लोग जगह मुखालिफ हैं, इसलिए आप ऐसे सवाल करते हैं। तो इस मुल्क में जब सवाल करने की इजाजत भी भाई नहीं रहेगी हमारे पास, ये तो आपकी हिम्मत है कि आप सुबह सुबह ऐसा सवाल कर लेते हैं, हम जैसे लोग आपको जवाब दे देते हैं। अब देखें जो जहाँ पे नींबू का जो रेट है 400 रुपये किलो, आपको वजह है यानी कि अगर आप सुबह मंडी में चले जाएं तो देखें कि आरटी कितना माल कमा रहा है। शिमला की मिर्च, सब्ज मिर्च का रेट जो काश्तकार है वो रो रहा है, चीख रहा है, उसको नहीं मिल रहा, लेकिन जो बीच में मिडल मैन है वो पैसा कमा रहा है। ये जो यूटिलिटी स्टोर थी, इन्होंने कहा कि पैसा दिया जा रहा है यूटिलिटी स्टोर पे, और जैसा आप कह रहे हैं यूटिलिटी स्टोर पे भी चीजें नहीं है, इवन खजूर नहीं है। लेकिन खादी है, खादी इतनी गहरी हो गई है कि मुझे तो कोई बेहतरीन अब नजर नहीं आती। किसी भी चीज पे आप डिबेट बात करके पूछ लें, कोई काम। सर, ब्यूरोक्रेसी में आए रोज हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। आवाम की जिंदगी में कोई अच्छी तब्दीली कब आएगी? इंतजामी लेवल पर तब्दीली कब आएगी? क्या वजह है? बेटे जहाँ तक आपने इंतजामी लेवल का इस्तेमाल किया, इंतजामी लेवल तो यही है ना, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और नीचे मजिस्ट्रेट, ये इंतजामी लेवल है ना। तो वो इंतजामी ढांचा तो खत्म हो गया मेरा ख्याल है। कम से कम लाहौर की हद तक तो हम वो इंतजामी ढांचा कहीं नहीं देखते। जो कुछ इस वक्त हुआ है, मैंने 58 साल मेरी उम्र है, मैंने ये हालात इतने बुरे कभी भी नहीं देखे कि किसी चीज पर भी जो रियासती इदारे हैं, जो ये महकमे, जो इंतजामी ढांचा है, उसका कोई कंट्रोल नहीं, बिल्कुल बगैर कंट्रोल के जिसकी मर्जी आ रही है रेट लगा रहा है, जिसकी मर्जी आ रहा है चीज बेच रहा है, और वो चीज अच्छी है बुरी है, उसकी नोयत क्या है, इस पर भी बहस करने की किसी को इजाजत नहीं है। तो कहा गया, एक लफ्ज सवाल किया गया कि मार्केट इकोनॉमी है, अगर डिमांड होगी तो कीमतें बढ़ेंगी। ये सब्जेक्ट हमें समझाया जा रहा है। तो पता है क्या करे फिर कि लोग तंग आ जाएंगे, और फिर लोग जब तंग आएंगे तो फिर जो होगा वो अफसोसनाक हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और अपना जो तजुर्बा है वो भी आपने हमारे साथ शेयर किया है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, अब्दुल कादिर मदनी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इफ्तिखार साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की है कि हमें सिर्फ हमेशा एक ही कहानी सुनाई जाती है कि डिमांड बढ़ गई है इसलिए कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई को बेहतर हो जाना चाहिए। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस के हवाले से बात की जाए तो अब तक 13,328 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर शहर में 1,217 केसेस हैं, जबकि 36 अफराद अब तक मौत के मुंह में जा चुके हैं। मुझे हर रोज़ ये आपको बताना और हर रोज़ इस पर बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, बात भी करना है। लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त भी ज़रूर आएगा। मैं भी बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ कि वो दिन आए जिस दिन मैं आपको बताऊँ कि आज लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में कोरोना का कोई पेशेंट सामने नहीं आया और इस वबा से हमारी जान छूट गई है। खैर, अभी हम आज के हवाले से बात कर लेते हैं कि अभी क्या पीक टाइम आना बाकी है।
कब आएगा। डॉक्टर्स की जानिब से मुसलसल बताया जा रहा है कि एहतियात बरती जाए इसकी जाने। इसके साथ साथ लॉकडाउन में सख्ती के हवाले से बारहा जोर दिया जा चुका है, लेकिन लोग इंतहाई गैर संजीदा होकर रह चुके हैं। बहुत सारे मामलात हैं जिन पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर सोम्या इक़्तिदार साहिबा हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, कोरोना एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद कासमी, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि अभी जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है, कुछ नरमी भी हो गई है, लोगों ने बाहर आना जाना भी शुरू कर दिया है, आने वाले वक्त में क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है माहिरीन की जानिब से, खासतौर पर पाकिस्तान में? थैंक यू सिद्रा। पहले तो आपको पता है कि ओवर द पास्ट फ्यू डेज अगर आप देखें तो नंबर ऑफ केसेस हमारे रैपिडली राइज होना शुरू है। और आपकी ऑब्जर्वेशन ये बिल्कुल करेक्ट है कि पब्लिक ने जो ये लॉकडाउन है और जैसे स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दिया गया है, इसको बहुत लाइटली लिया है। और जैसे ही थोड़ी सी इजाज़त रिलैक्सेशन मिली है लॉकडाउन में, तो आपने देखा कि सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवां हो गई और बाज़ारों में भी आपको रश आने लगा। हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं, मिटिगेशन से मुराद ये डैमेज कंट्रोल आप समझ लें कि जिसमें हम टाइम बाय करते हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस ना बढ़ें, उनको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ उसूल होते हैं। उनमें सबसे पहले आपने देखा हमने पब्लिक अवेयरनेस पे बात की, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स पे बात की, फिर हमने मैस गैदरिंग्स को अवॉइड करने के लिए स्कूल, कॉलेज और इस तरह की तमाम तकरीबात को बंद कर दिया गया। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोग्राम आया जिसमें हमने लोगों को बताया कि वो एक दूसरे से दूर रहें। फिर लॉकडाउन आया और फिर लॉकडाउन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके स्मार्ट लॉकडाउन। तो ये सारी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ जो हैं ये इसलिए होती हैं ताकि हम जो आपका ट्रेजेक्ट्री या नंबर ऑफ केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं उनको स्लो डाउन कर सकें, जो हमारा कर्व है उसको फ्लैटन कर सकें। बिल्कुल, हाँ। ये एक टाइम बाय करने का है कि हमारे हेल्थ सेक्टर पे उतने ही पेशेंट्स आएँ जिनका वो बर्डन बर्दाश्त कर सकते हैं और हम डिले कर दें। देखिए, हम नंबर ऑफ केसेस को कम नहीं कर सकते हैं, हम उनको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उनको उस टाइम में मैनेज कर सकें। सो देयर आर डिफरेंट प्रेडिक्शन मॉडल्स जो वर्ल्ड ओवर काम करते हैं, इसे हम मैथमेटिकल मॉडलिंग कहते हैं, जिसमें जो आपके फिगर्स होते हैं, आपका लोकल डाटा होता है, उसको अंडर कंसिडरेशन लेते हुए प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा। देयर आर सम इंटरनेशनल मॉडल्स जिन्होंने पाकिस्तान को बताया, जैसे आपने WHO को देखा कि उन्होंने कहा कि 200,000 केसेस बाय द एंड ऑफ जुलाई वो पाकिस्तान में देख रहे हैं। DG WHO जो डॉक्टर टेड्रोस हैं, उन्होंने ये जब स्टेटमेंट दी तो बहुत खौफ की लहर दौड़ गई कि इतने ज्यादा केसेस। सिंगापुर की डॉक्टर साहब एक नई रिसर्च आई है, वो बता रहे हैं जी मई के महीने में बहुत ज्यादा रेस करेगा पाकिस्तान में नंबर्स, और उसके बाद जैसे ही जून का आगाज होगा 5-6 जून तक 95% केसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे, खत्म होना शुरू हो जाएगा कोरोना। देखिए, सबसे अच्छा मॉडल तो वो होता है जो आपके बिल्कुल लोकल लोग या लोकल डाटा बनाए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ मॉडल्स पेश किए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमारी जो एपिडेमियोलॉजिस्ट की टीम है, जिसमें डॉक्टर शाहिद सेठी हैं, डॉक्टर अंजुम हैं, उन्होंने भी एक मॉडल गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया जिसमें उन्होंने प्रिडिक्ट किया जो हमारे अभी का डाटा है उसको एनालाइज करके कि अगर तो हम इसी तरह रहें जैसे हम अभी हैं कि पब्लिक अवेयरनेस है, हैंड वॉशिंग टेक्निक है, स्कूल्स बंद हैं और थोड़ा स्मार्ट लॉकडाउन है और टेस्टिंग की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमारे पास तकरीबन 32 मिलियन केसेस होंगे। लेकिन अगर हम इन मेजर्स को मोर इफेक्टिव कर लें, जिसमें हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें और बहुत ज़्यादा जोर दें सोशल डिस्टेंसिंग पे, तो हम इन केसेस को कम करके 6 मिलियन तक ला सकते हैं। इसी तरह हमारी पीक भी जो है वो डिले हो सकती है, विच इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट। अगर हम स्मार्ट लॉकडाउन या नरमी वाला लॉकडाउन रखें और कैजुअल रहे अपने एटीट्यूड के अंदर, तो जो हमारी पीक एक्सपेक्टेड है वो 14 मई के अराउंड एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर हमने अभी जो सिचुएशन चल रही है, अगर ऐसा ही मामला चलता रहे तो 14 मई तक हम सोच रहे हैं बहुत ज्यादा केसेस देखेंगे। लेकिन अगर हम इसको स्ट्रिक्ट कर लें, अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर कर लें, टेस्टिंग की कैपेसिटी को थोड़ा इन्हांस कर लें और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करें, लोगों को पब्लिक अवेयरनेस में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग टेक्निक्स यानी सबसे ज्यादा अवेयरनेस पर ही काज़मी साहब जोर दिया जा रहा है डॉक्टर साहिबा की जानिब से। आइसोलेशन ऑफ द केसेस एंड स्टेइंग एट होम। लॉकडाउन इफेक्टिव हो, ऐसा इफेक्टिव हो कि कर्फ्यू वाली सिचुएशन हो, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो, तो फिर हम इस पीक को डिले करके एंड ऑफ मई तक ले जा सकते हैं। काज़मी साहब ये बताइए कि इस वक्त जो है वो हमारे अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? जिस रिपोर्ट की मैं सिंगापुर की बात कर रही थी उसमें तो यही बताया जा रहा है कि हमारा जो पाकिस्तान के 80% जो अस्पताल हैं कैपेसिटी फिल हो चुकी है, सिर्फ 20% बाकी है और अभी पीक आना बाकी है। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। मौजूदा सूरत हाल में जो पंजाब गवर्नमेंट ने कोशिश की है उसमें तकरीबन 10,000 से ज़ायद बेड स्ट्रेंथ है हमारे पास।
लेकिन चूंकि अभी ईद आ रही है, अफसोस की बात भी है, इस पे ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। अभी कल ऐलान किया गया है PIA की जानब से कि 9 मई तक 20,000 पाकिस्तानी जो हैं उनको लाया जाएगा 100 फ्लैट्स के जरिए। बिल्कुल ऐसा है। अब उनको किस तरह लाया जाएगा, यानी कि यही कंफर्म है कि आप उनका RNA करेंगे, तमाम के PCR टेस्ट करेंगे, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे, उनका क्या करेंगे। मसला ये है कि 20,000 अफराद को लाने ईद के बाद अगर ले आते तो कोई ऐसा मतलब, मैं समझता हूँ हमारी तो ईद है ही नहीं। ये कौन सी ईद है जो लोगों ने ईद का महीना तो खुशी होता है जब आपके घर का हमसाया, जब आपका रिश्तेदार, जब आपका शहरी मर रहा है किसी बीमारी से, उस बीमारी से जिससे आपको मतनब्बे किया जा रहा है आलमी सतह पर, लोकल सतह पर, घर वालों की सतह पर, तो हम किस तरह की ईद मनाएंगे। ठीक है, हमारा मजहबी त्यौहार है, खुशी है हमें रोज़ा रखने की, रोज़े ख़त्म होने की, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें इस तरह बड़े पैमाने पे शॉपिंग करनी चाहिए। ये डॉक्टर साहिबा इस हवाले से हमें बताइए, ये काज़मी साहब ने इंतहाई अहम पॉइंट के अभी जो गैर मुल्की 20,000 हैं पाकिस्तानी, उन्होंने आना है, और फिर जो एक पॉलिसी बनाई गई है, मैं भी पढ़ रही थी तो मैं बड़ा हैरान हुई हूँ कि एक जानिब तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, दूसरी जानिब हमारी पॉलिसीज इतनी ज़्यादा रिलैक्स्ड है कि हम लोग परेशान हो रहे हैं कि सिर्फ उनको 2 से 3 दिन क्वारंटीन में रखा जाएगा, उसके बाद उनको घरों में भेज दिया जाएगा। देखिए सिद्रा, अगर आप पास्ट में देखें तो हमारे पास जितनी भी डिजीज़ आई वो मोस्टली लोग वही हैं जो ट्रैवल की हिस्ट्री के साथ हमारे पास आए, और उसके बाद वो है जो मैस गैदरिंग से आए। सो वी नीड टू रियलाइज कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डिजीज़ कैरी करके ला रहे होंगे। एंड लुकिंग एट दिस डिजीज़ के इसका इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि जरासीम जब जिस्म में इंक्यूबेट कर रहा होता है और सिम्टम्स होते हैं, वो 14 डेज का पीरियड है। तो 2 डेज की क्वारंटाइन इज अ मस्ट फॉर एवरीबडी हु इज ट्रैवलिंग एंड एंटरिंग पाकिस्तान। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये फिलहाल 2 दिन के लिए पॉलिसी ये दी गई है कि उन्हें टेस्ट किया जाएगा। वो टेस्ट में जो लोग पॉजिटिव आएंगे RT-PCR पे, उनको फिर आइसोलेट कर लिया जाएगा और उनको 14 दिन या जब तक वो अगर बीमार होते हैं प्रॉपर कोरोना टेस्ट होगा। जी बिल्कुल, ये RT-PCR टेस्ट होगा। लेकिन वो लोग जो नेगेटिव आएंगे उनमें भी हम वी कैन नॉट बी श्योर कि उनमें डिजीज नहीं है, क्योंकि पहले दिन या दूसरे दिन कई लोगों का टेस्ट नहीं आता और उनको तीसरे, चौथे या 5वें दिन भी टेस्ट आ सकता है। अभी तो क्योंकि इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं है कि उन्हें 14 दिन के लिए स्टेट रन क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा जाए, तो मेरी इन सब लोगों से गुजारिश है कि ईद अपनी जगह, लेकिन हम एक वॉर लाइक सिचुएशन में है। दिस इज़ अ कोरोना वॉर और हमने इसे जंगी बुनियादों पर ही लड़ना है। तो तमाम लोग जो ट्रैवल करके पाकिस्तान वापस आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन करें, 14 दिनों के लिए घर में महदूद कर लें। आपको पता है जब लोग इतनी देर बाद घर आते हैं तो बहुत दिल चाहता है अपने घर वालों से मिलने का। आप भी हमारे प्रोग्राम में कई बार आ चुकी हैं, मैं इतना बता चुकी हूँ लोगों को कि महदूद रहें, महफूज रहेंगे, कुछ दिन मुश्किल है, काट लें, उसके बाद आसानी आ जाएंगी। लेकिन आपने देखा है कि लोग नहीं मान रहे, पूरी दुनिया के लोग नहीं मान रहे, इदारे हरकत में आए हैं, फिर ही उनको जबरदस्ती घरों में रखा गया है। हमारे लोगों के भी यही रवैये हैं कि लोग नहीं मान। देखिए बिहेवियर चेंज जो है, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हमने प्रैक्टिस करना है सोशल डिस्टेंसिंग को, हमने घर पे रहने की आदत, आई नो कि बहुत मुश्किल आदत है और लोगों को बहुत दिल चाहता है बाहर जाने का। 3-4 दिन तो बहुत ही मुश्किल, जो बहुत ज्यादा सोशल है। बिल्कुल, और 3-4 दिन के बाद लोग कहते हैं हम बोर हो गए घर बैठ के। भाई बोर तो हो गए हो, लेकिन बाहर एक वबा का खतरा मंडला रहा है और ये खतरा सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है, यू आर अ रिस्क टू एवरीबडी। अगर हम इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके बीमार होने का भी चांस है, क्योंकि आपका जितना एक्सपोजर होगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इन्फेक्शन कैरी करेंगे और आप लोगों के लिए भी पोटेंशियल रिस्क है। बिकॉज ये बीमारी आपको पता है कि एसिम्प्टोमेटिक फेज में भी लोग कहते हैं जी हमें तो कोई नज़ला जुकाम भी नहीं है, आप किसी और के लिए खतरनाक, लेकिन आप में अगर वायरस है और आप एसिम्प्टोमेटिक है तो आप बीमारी को फैला रहे हैं। बिल्कुल, बहुत एहतियात कीजिए और अपने आप को घरों में। काज़मी साहब ये बताइए कि कितनी है इस वक्त पंजाब की, लाहौर की टेस्टिंग कैपेसिटी और कितने टेस्ट किए जा रहे हैं हर रोज? जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। टेस्टिंग कैपेसिटी तो हमारी 5,000 के करीब पहुंच चुकी है। लाहौर के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट तो लाहौर के अंदर ही हो रहे हैं। कितने हो जाते हैं तकरीबन हाल में? 7,100 से ज्यादा अभी टेस्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला साहब के ट्वीट के बाद काफ़ी तादाद में ये टेस्ट है। मैं समझता हूँ कि चारों सूबों से नंबर ऑफ टेस्ट जो है ये ज़्यादा है पंजाब का। तो इसमें ये चूँकि डॉक्टर सोमिया एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हैं, इसमें ये फैसला किया जा रहा था जैसे कि ये अभी अचानक इन्होंने 20,000 जो टेस्ट करने हैं PIA की फ्लैटों पे आने वालों के, तो रैंडम टेस्ट का इरादा किया जा रहा था। और मुझे फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन ने रब्ता किया, उन्होंने कहा जी आप रैंडम करने की बजाय
फैमिली एसोसिएशन के साथ तावन करें, वो आपको बताएंगे, क्योंकि हम मुसलसल पेशेंट चेक कर रहे हैं गली मोहल्लों के अंदर। हम बताएंगे कि किन लोगों के अंदर इस तरह की अलामात है, कौन हमारे पास बुखार की सूरत में आए, कौन खांसी की सूरत में आए, किन का गला ख़राब है। अगर हमारे साथ कोऑर्डिनेशन की जाए तो हम ऐसी लिस्टें फ्राहम कर सकते हैं जिससे आपको जो है वो नंबर ऑफ़ पेशेंट का अंदाज़ा हो जाए लाहौर के अंदर कि कोरोना के कितने पेशेंट हैं, और डायरेक्टली आपको ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए जो मुतासरा नजर आ रहे हैं, सस्पेक्टेड नजर आ रहे हैं। हाँ। तो अचानक रैंडम टेस्ट करना जो है वो मुनासिब नहीं है, मुशावरत से किए जाएं ताकि आपका पैसा और आइडिया तो वैसे अच्छा है ये, क्योंकि गली मोहल्ले के जो क्लिनिक्स हैं वहाँ पर खासा रश भी होता है, ज्यादातर लोग जाते भी वहीं पे हैं। देखिए सिद्रा, इसके मुतालिक बहुत डिस्कशन होती है और एडवाइजरी बॉडी का तो काम ही ये है कि डाटा को देखते हुए जो है वो एडवाइस करे कि किस तरह टेस्टिंग होनी है। तो जो रैंडम टेस्टिंग की जा रही है वो सिर्फ रैंडम नहीं है, रैंडम से हमें लगता है कहीं भी टेस्ट कर लेंगे, उसमें कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा आ रहा है वहाँ से टेस्टिंग की जा रही है, जिन टाउन्स में ज़्यादा आ रहा है वहाँ से ग्रुप टेस्टिंग की जा रही है। हेल्थ केयर वर्कर्स आपको पता है एट रिस्क होते हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, वो हर वक्त एक्सपोज होते हैं पेशेंट से, उनकी टेस्टिंग की जा रही है। उन इलाकों में टेस्टिंग की जा रही है, जैसे सब्जी मंडी से टेस्टिंग की गई क्योंकि आपने देखा कि वो थ्रू आउट खुली रही, तो उन इलाकों में टेस्टिंग, तो ये एक फोकस्ड टेस्टिंग है और ऐसे रैंडमली टेस्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन कम्युनिटी बेस्ड जो सर्वेस होते हैं उसमें हर तरह के लोगों को आपको लेने की ज़रूरत होती है ताकि आपको एक ओवरऑल कम्युनिटी का इफेक्ट करे। अगर आप सिर्फ टारगेटेड टेस्टिंग करते हैं तो फिर आपके रिजल्ट्स और होते हैं, और अगर आप लार्ज स्केल के ऊपर कम्युनिटी से टेस्ट करते हैं तो और फैमिली फिजिशियंस ने बहुत अच्छा मशवरा दिया। आई रियली अप्रिशिएट कि वो लोग हमारे साथ पहले भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, लेकिन मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि जो लोग आपके पास बुखार या ऐसी अलामात के साथ आते हैं उनको आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में रेफ़र कीजिए ताकि वहाँ पे उनका टेस्ट हो सके और फिर उस टेस्ट के मुताबिक उनका जो भी फर्दर प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट अगर करना है या उनको अगर टेस्ट नेगेटिव है और कोई और रेस्पिरेटरी इलनेस है तो इसका इलाज हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि हम ये सुन रहे थे पैसिव इम्यूनाइजेशन का, जो प्लाज्मा थेरेपी की बात सुन रहे थे, वो कहाँ तक पहुँचा अभी मामला? उसका सुना था कि आगाज होने जा रहा है। 2-3 ग्रुप्स हैं जो कि प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर काम कर रहे थे और कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप में ये डिस्कस भी हो रहा है और फाइनली विद इन फ्यू डेज आपके साथ फाइनल शेयर किया जाएगा कि जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और जो हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने जिन सेंटर्स का इंतखाब किया है, बिकॉज प्लाज्मा थेरेपी के कैंडिडेट्स ये नहीं है कि हर किसी को आप लगा सकते हैं, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं सीवियर डिजीज के जिनके अंदर ये जरूरी है, उनकी तादाद बल्कि कम है, उनकी तादाद कम है और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तौर पे इसको शुरू करने की जरूरत है। तो ये टेकअप किया हुआ है सियाग ने और उस पर जल्द ही कोई फैसला हो जाएगा। ठीक, डॉक्टर्स के हवाले से बताइए काज़मी साहब, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैलता जा रहा है, ये तो इंतहाई डेंजरस है, हमारे पास तो डॉक्टर्स पहले ही बहुत कम है। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि डॉक्टर्स को जो है ना वो आइसोलेशन वार्ड से कोरोना फैल रहा है। आप डॉक्टर सोमिया बैठी हैं, आप देख लें कि अभी तक पंजाब के अंदर जो नंबर पैरामेडिक्स डॉक्टर और नर्सेज का आया उनका तल्लक आइसोलेशन वार्ड से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा, अगर आइसोलेशन वार्ड से तल्लक नहीं है तो वो हमारी तरह वो भी आम शहरी हैं, वो भी बाहर जाते हैं, वो भी फैमिली में जाते हैं। इसका मतलब है लोकल ट्रांसमिशन का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बढ़ चुकी। डॉक्टर और पैरामेडिक्स अगर परहेज नहीं कर रहे, एहतियात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हालात बुरे तरफ जा रहे हैं। अगर उनको हो रहा है तो मैं समझता हूँ उनको शर्मिंदगी का इजहार होना चाहिए कि उनके आइसोलेशन वार्ड के अंदर ड्यूटी भी नहीं है और फिर भी वो इस मर्ज के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, तो वो कौन सी ऐसी एहतियात है जिसको वो फॉलो नहीं कर रहे। और इस वक्त जो नंबर ऑफ मेरे ख्याल 40+ है, जो भी है, जितने भी हैं, इसमें से एक नर्स मेयो हॉस्पिटल की, डॉक्टर सोमिया के हॉस्पिटल से थी, वो आइसोलेशन से थी, वो माशाल्लाह सेहतयाब भी हो चुकी हैं और अभी तक किसी डॉक्टर के रिपोर्ट होने की, मुल्तान निश्तर से जो हुए थे, PIC का तो वैसे ही तल्लक नहीं था। मैं समझता हूँ कि अगर PIC के आप इतने धड़ाधड़ टेस्ट कर रहे हैं तो फिर बाकी हॉस्पिटलों में भी किट्स भेजें और उनके भी टेस्ट होने चाहिए, बाकी हमले के भी। तो तमाम वार्ड में जहाँ पे इलाज हो रहा है उनके टेस्ट होने चाहिए। अगर इस तरह डॉक्टर साहब, अभी किट्स की कोई कमी तो नहीं है हमारे पास? जी, टेस्ट हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में है और हमने टेस्टिंग कैपेसिटी आपको पता है कि बहुत एनहांस की है और पंजाब में सबसे ज़्यादा अब जो है वो टेस्ट किए जा रहे हैं और इन फ्यूचर भी इस टेस्टिंग कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए प्रोग्राम बन रहा है और हमने नंबर ऑफ लैब्स भी बढ़ा दिए हैं। तो टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे जैसे हम बढ़ाते जा रहे हैं हमारे रिजल्ट्स भी बेहतर हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि पहले जब ये कोरोना पाकिस्तान में आया, कम पेशेंट्स थे, तो
हमारे जो माहिरीन हैं वो दुनिया के मॉडल्स को फॉलो कर रहे थे कि फलां मुल्क में पहले हफ्ते में इतने पेशेंट्स थे, अगले हफ्ते में इतने होंगे। हम भी सोच रहे थे कि हमारे यहाँ भी सेम ऐसा होने वाला है, लेकिन अब पूरी दुनिया के हालात देखकर अब हमें अपने मॉडल पर काम करना होगा, क्योंकि वहाँ पर हर जगह का मुख्तलिफ सिनेरियो सामने आ रहा है। इन्फेक्शन पेशेंट्स में भी मुख्तलिफ तरह से फैल रहा है और ठीक भी मुख्तलिफ तरह से हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी मुख्तलिफ हैं, शरह इम्बाद भी मुख्तलिफ है। हमारा इस वक्त क्या मॉडल काम कर रहा है? हमारे 15 दिन आपने कहा कि 14 मई तक मामला जो है वो बहुत बिगड़ सकते हैं, किस बुनियाद पर ये कैटेगराइज किया जा रहा है? देखिए, जो लोकल डाटा हमारे पास अभी अवेलेबल है और जो हमारे नंबर ऑफ केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उसको देख के ये मॉडलिंग की गई है। सो ये डाटा और वो कि फिर इसके अंदर कितने पेशेंट्स जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, कितने पेशेंट्स जो हैं वो ग्रुप गैदरिंग्स के साथ आए, ये सब चीज़ें, ये फैक्टर्स सारे दिमाग में रखे जाते हैं। और जो आपने बात की सिद्रा के मुख्तलिफ मॉडल्स दुनिया में चल रहे हैं, तो अगर आप इफ़ेक्टिव मॉडल्स की बात करें तो हमारे पास चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया के मॉडल्स हैं जिनमें आपने देखा कि अर्ली लॉकडाउन किया गया। जो गलती यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका ने की कि रिलैक्स रहे, और आपको लगता है कि हमारे यहाँ वो गलती हो रही है? देखिए, हमने लॉकडाउन, उनसे हम बेहतर रहे, लेकिन अब जो हमारा एटीट्यूड हो गया है रिलैक्सेशन के बाद, लोग थोड़े से कैजुअल हो गए हैं, तो इसको मैं स्ट्रांगली जो है लोगों से इल्तिजा करना चाहती हूँ कि इसको कैजुअल मत लें। जब आप किसी चीज़ से बेपरवाह होकर ये कहते हैं ना कि वो सब कुछ ठीक है और कुछ नहीं होता, हमारे हालात बेहतर हैं और पाकिस्तानियों पर अल्लाह का खास करम है, अल्लाह करे कि पाकिस्तानियों पर अल्लाह का खास करम हो, लेकिन इस खास करम के लिए एहतियात का दामन जो है वो अपने हाथ में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। काज़मी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। माहिरीन की जानिब से यही बताना है कि आइंदा 14 से 15 रोज़ जो है वो इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए एहतियात हम सब पर लाजिम है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज तीसरा रोज़ा है और लोगों ने कुछ अपनी ऐसी रूटीन बना ली है कि सारा दिन तो वो रोज़े की हालत में होते हैं, पेट बिल्कुल भूखा होता है, कुछ खाना पीना नहीं होता, लेकिन जैसे ही शाम होती है, इफ्तारी का वक्त आता है, फ़ौरन से पहले पकोड़े, समोसे, चिप्स और खूब फ्राई चीज़ें खाई जाती हैं। एकदम से स्टमक पर बहुत ज़्यादा लोड डाल दिया जाता है। ये कितना ठीक है, कितना गलत है, किस तरह से इसको कंट्रोल करना है? हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल आपने किस तरह से अपनाना है? रमज़ानुल मुबारक में कौन कौन से आपने अपने वेट लॉस के चैलेंज बना रखे हैं, उनको किस तरह से आपने मीट करना है? इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जोहा सोहेल हैं, माहिर ग़िज़ायात हैं प्रोग्राम में। जोहा, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले बताइए कैसे चल रहे हैं रोज़े? बहुत अच्छे चल रहे हैं। एक तो अल्लाह ताला की तरफ से मौसम बहुत अच्छा हो गया और फिर अपनी खुराक अगर बंदा और बेहतरीन बना ले तो रमज़ान बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि सारे दिन हम भूखे रहते हैं, शाम को एकदम से जो खाने पे टूट पड़ते हैं और वो भी फ्राई चीज़ों पर, वो कितना डेंजरस है? बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑयली चीज़ें आप एकदम अपने स्टमक को देते हैं। आप देखिए, अब जो रोज़ा है वो 14 घंटे का चल रहा है आजकल, तो एकदम जब खाली पेट आप उसके अंदर फ्राइड चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ें, समोसे, पकोड़े, फ्राइड चिप्स आप जब स्टमक को देंगे तो एकदम से एसिडिटी का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, चिकनाई से भरपूर चीज़ें जब मैदे में जाती हैं तो वो आपके स्टमक के अंदर एसिड को बढ़ाती हैं। तो जब एसिड की शिकायत होगी तो लोग ये शिकायत करते हैं कि तेजाबियत होगी, सीने में जलन हो रही है और उसके बाद कुछ नहीं किया जाता। मोस्टली लोग ये इफ्तारी के बाद जो है ना वो शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रही है। और बिल्कुल, वो इसी वजह से होती है कि जितनी ज़्यादा चिकनाई जाएगी वो उतना ज़्यादा स्टमक में एसिड बनाती है। जब एसिड ज़्यादा बनेगा तो ऑब्वियसली वो एकदम आपको ऊपर आएगा, रिफ्लक्स का इशू होगा। अच्छा जोहा, ये बताइए कि इफ्तारी में फ्राई चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, क्या करें? अच्छा, उसमें सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जब आपने इफ्तारी करनी है तो सबसे पहले आप खजूर कंज्यूम करें। सबसे पहले एक खजूर लें, क्योंकि खजूर की जो नेचर है वो एल्कलाइन होती है। जैसे मैंने बताया कि एसिड जब बॉडी में ज़्यादा बनेगा तो वो तेजाबियत करेगा। खजूर उसके जो ऑपोजिट काम करते हैं कि अगर आपकी बॉडी में कंट्रोल करते हैं, एसिड को एकदम से स्पाइक में आने से रोकते हैं। तो अगर आप एक फॉरेन खजूर कंज्यूम कर लेंगे तो वो उस चीज़ को नॉर्मल रखेगी और हमारी बॉडी खजूर को बहुत आसानी से हजम कर सकती है, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। उसके साथ आप कोई भी फ्रूट का जूस ले लें, एक ग्लास आप कोई भी मशरूबात का ले सकते हैं, लेकिन उसमें टाइप ऑफ शुगर की मैं हमेशा बात करती हूँ, वो अच्छी शुगर इस्तेमाल करें। बहुत से लोग इसको मिसकंसेप्ट कर देते हैं कि अगर हम शहद यूज़ कर रहे हैं तो हमारी शुगर बढ़ेगी नहीं। ऐसा नहीं होता। अगर आप शहद कंज्यूम करें तो आपकी शुगर बढ़ेगी, लेकिन उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो डायबिटिक पेशेंट ये समझ लेते हैं कि हम अगर चीनी नहीं खा सकते तो हम शहद ले लें या शक्कर ले लें,
तो ऐसा नहीं है, आपके जो मशरूबात है वो बिल्कुल या तो फीके होने चाहिए, किसी फल का आप कंज्यूम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीनी उसमें आप बिल्कुल भी ऐड ठीक। और फ्राइंग चीजें हमें तकरीबन कोई कितनी खा लेनी चाहिए? ठीक है, फ्राइड जो फूड है ऑब्वियसली अब रमज़ान का महीना और हमारा कल्चर पाकिस्तान का ऐसे कि लोग उसको कंज्यूम ज़रूर करते हैं, लेकिन उसको एतदाल में कंज्यूम कर लें। जिस तरह से मैंने बताया कि आप फ़ौरन अफ्तारी के बाद एकदम से ना लें, आप नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी अमाउंट में वो ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये फिर यही होगा कि अगर आप एकदम कंज्यूम करेंगे तो वो एसिडिटी करेगा। लेकिन अगर हम नमाज के बाद कंज्यूम करेंगे तो आपका स्टमक जो है वो नॉर्मल लेवल पे आ चुका होता है, तो अगर आप तब लेंगे खाने से, जूस पीने के बाद ना, जूस पीने के बाद आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी जो क्वांटिटी आपकी रिक्वायर्ड है उसी के अंदर रहते हुए लें। जो एक ओवरवेट बंदा है जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, जो डायबिटिक है, जिसको शुगर का मसला है, जिसको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, दिल के डिफरेंट मसले हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो एक तो अगले दिन वो रोज़ा रखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर उनकी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं वो भी ख़राब हो जाएंगी। अच्छा जोहा, अब हमें ये बताइए कि बहुत सारे लोग, स्पेशली लड़कियों की मैं बात कर लेती हूँ, वो ये सोचती हैं कि हम सुबह के वक्त में भी लस्सी पी रहे हैं, साथ में मीठे का इस्तेमाल कर रहे हैं, शाम को भी कर लेंगे तो कोई बात नहीं है, कोई मीठा शरबत बेशक आर्टिफिशियल मीठे डाल के जो है वो बन जाए, खैर है, सारा दिन तो हम भूखे रह रहे हैं, हमारी डाइटिंग ऐसे पूरी हो जाती है। ऐसे हो जाती है डाइटिंग? अच्छा, लोग काफ़ी दफ़ा ये पूछते हैं कि रमज़ान में क्या हम वज़न कम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो रमज़ान में आप अगर डाइट अच्छी लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका वज़न एक हेल्दी रेंज में आना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को बेली फैट का बहुत ज़्यादा इशू, वो रमज़ान में इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आपने देखा मर्दों में और फीमेल्स में भी बेली फैट का जो रिस्क है वो बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप सहरी अच्छी कंज्यूम करें, अफ्तारी अच्छी कंज्यूम करें और अफ्तारी के बाद थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करें तो आप हेल्दी वे में वजन को कम कर सकते हैं। क्योंकि इस महीने में वैसे अल्लाह ताला की रहमतें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर आप उसको और अपनी डाइट को अच्छा बनाते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं, तो आप वेट कंट्रोल कर लेते हैं। अब मीठा कितना खतरनाक है, सुबह भी हम मीठा पी रहे हैं, लस्सियाँ पी रहे हैं ठंडी मीठी, और शाम को भी हम मीठे जूस पी रहे हैं। मीठा हर लिहाज से खतरनाक है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि आप शुगर का अपनी टाइप ऑफ स्वीटनर बदल लें। अगर आप सुबह लस्सी ले रहे हैं तो आप उसमें व्हाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर अगर ऐड करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्राउन शुगर में हमारे पास मोलासेस होते हैं। मोलासेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में अगर खून की कमी है, आयरन डिफिशियंसी, तो उसको भी ठीक करते हैं। बहुत सी पाकिस्तान में आपने देखा बच्चे, बूढ़े, फीमेल्स जो है वो आयरन डिफिशिएंट हो रही होती है। जोहा, आप हमें ये बताइए कि कोई ऐसी चीज़ जो कि हम सहरी में खा लें और उससे हमें प्यास ना लगे, कम लगे। ठीक है, अच्छा सिर्फ उसमें सबसे पहले पोटेशियम रिच चीज़ें आ जाती हैं। जितनी भी चीज़ें आप में पोटेशियम में रिच होंगी वो आपकी प्यास को कंट्रोल करती हैं। आपकी जो प्यास की जो आपको एक फीलिंग आती है कि हमें थर्स्ट फील हो रहा है, उसको वो रोक देती हैं। वो कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं? बिल्कुल कि पोटेशियम रिच चीज़ें हैं कौन कौन सी, उसमें सबसे पहले दही आ जाता है, दही के अलावा खजूर है, और खजूर के बाद आपके पास केला आ जाता है। ये तीन चीज़ें हमारे पास पोटेशियम में भरपूर हैं। तो अगर आप सहरी में इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, किसी एक चीज़ का भी इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको पूरा दिन प्यास की जो कमी है वो महसूस नहीं। अच्छा, दही फॉर्म ऑफ लस्सी भी हो सकता है? बिल्कुल, दही फॉर्म ऑफ लस्सी भी हो सकता है। दही आप होल भी कंज्यूम कर सकते हैं, इवन दही के अंदर आप फल डालकर भी सुबह सहरी के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो भी आपको प्यास की जो एक डिमांड है उसको वो रोकता है। तो जो लोग ये कंज्यूम करेंगे उनको प्यास जो है बिल्कुल पी। ठीक, शाम के औकात पे बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ तरह के, चाहे वो स्कंजबीन बना रहे हैं या फिर कोई लाल शरबत बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, उसमें तुख मलिंगा डालते हैं, उसकी क्या अफादियत है? तुख मलिंगा बहुत अच्छी चीज़ है, उसकी बहुत ज़्यादा अफादियत है। उसमें सबसे पहले तो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है, शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और जिस तरह वजन के बारे में बात करें कि लड़कियाँ आजकल बहुत कंसर्न है कि वेट लॉस हो जाना चाहिए इस महीने में, तो तुख मलिंगा जो है वेट लॉस के अंदर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस टाइम के ऊपर अगर आप अफ्तारी में तुख मलिंगा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसमें बेशक आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पूरा ग्लास बहुत ज़्यादा हेवीली डेंस करके तुख मलिंगा का पिए, बेशक आप उसके अंदर जितना आप हाफ टी स्पून से शुरू करें, क्योंकि पता है क्या, जितनी भी चीज़ें हमारे पास फाइबर में रिच होती है ना, उसको आपको एकदम से शुरू नहीं करना चाहिए, वो ग्रेजुअली शुरू करने चाहिए। पहले चम्मच का चौथा हिस्सा लें, फिर आधे चम्मच पियाएं, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर एक चम्मच। ग्रेजुअली शुरू करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर एकदम से शुरू कर लेंगे तो बॉडी उसको रिएक्ट करेगी। बहुत से लोगों को डायरिया का मसला तुख मलिंगा का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने से डाइजेस्टिव सिस्टम आपका उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता एकदम। तो उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए उसको ग्रेजुअली शुरू करें, आराम आराम से शुरू करवाएं, एकदम से बिल्कुल शुरू ना करवाएं तुख मलिंगा। ठीक है, अगर कुछ लोगों को तुख मलिंगा के साथ प्रॉब्लम है तो जोहा ने हमें हल भी बता दिया है कि आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी क्वांटिटी बढ़ाएं, ना कि ये कि एकदम से एक चम्मच पर आ जाएंगे तो यकीनी तौर पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हैरान हो जाएगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है। मीठे का इस्तेमाल जोहा
हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं आपने कहा, लेकिन अगर ब्राउन शुगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा हो। बिल्कुल, टाइप ऑफ शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी ब्रेन को शुगर चाहिए अपना काम करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि आपकी जो ब्रेन बूस्टिंग डाइट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो सहरी में अगर आप इस्तेमाल कर लें तो पूरा दिन आपकी बॉडी जो है वो कुव्वत आपकी उसकी अच्छी रहेगी। बिल्कुल जी, जोहा हमारे साथ ही मौजूद रही और हमें बता दिया जी, सहरी के वक्त में आपने खजूर खानी है, केला खाना है और दही खानी है। दिन भर आपको प्यास का एहसास बहुत कम होगा। बहुत शुक्रिया जोहा, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मुझे आपने इजाजत देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।